दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपने बिजनेस का केडीबी लैब के माध्यम से प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप आराम से ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको केडीबी लैब के नंबर पर संपर्क करना होगा और ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अभी कांटेक्ट कीजिए और आप अपने बिजनेस को प्रमोट कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि नए साल के मौके पर इंडियन रेलवे ने बिहार के लोगों को खास तोहफा दिया है। अब बिहार से चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों को खाने में बिहारी खाने का टेस्ट भी मिलेगा। इंडियन रेलवे ने बिहार से चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों को नाश्ते और खाने में बिहारी व्यंजन को परोसने का फैसला किया है। इसी के साथ बिहार के मशहूर अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को रेलवे मेन्यू में शामिल किया गया है। बिहार से चलने वाली ट्रेनों में IRCTC अब मशहूर बिहारी व्यंजन दही चूड़ा, बाजरे की खीर, लिट्टी चोखा, मखाना, विश्व विख्यात मनेर का लड्डू भी परोसेगी। इंडियन रेलवे के इस फैसले के बाद अब लोगों को ट्रेन के सफर के दौरान बिहारी टेस्ट का आनंद मिल सकेगा। साथ ही इससे क्षेत्रीय और फिर देसी खान पान को बढ़ावा भी मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन की बेचैनी बढ़ा दी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कमान संभाली है और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठ करके मुस्लिम वोटों के बिखराव को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने विधानसभा भवन में महागठबंधन के विधायकों को ओबीसी से सतर्क रहने की नसीहत दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि ओबीसी से नीतीश क्यों चिंतित है और क्या मुस्लिम वोटों पर उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। दरअसल नीतीश कुमार की असल चिंता पिछले दिनों हुए उपचुनाव में AIMIM के प्रदर्शन को लेकर के है। जहां गोपालगंज में AIMIM उम्मीदवार को 12,000 से ज़्यादा वोट मिले। बीजेपी ये सीट जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन उसके जीत का अंतर 2,000 वोटों से कम था और RJD प्रत्याशी दूसरे नंबर पर था। इसी तरह से कुर्ने उपचुनाव में ओबीसी के प्रत्याशी को 3,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले, लेकिन वहां नीतीश कुमार की JDU प्रत्याशी को बीजेपी के हाथों 3600 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिस तरीके से हर एक उपचुनाव लड़ रही है और मुस्लिमों के एक खेमा ये भी जानते हैं कि AIMIM उम्मीदवार को अगर वोट दिया तो उसके जीतने के आसार नहीं है। इसके चलते महागठबंधन को नुकसान और बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचा। गोपालगंज और कुर्नी की तरह आगे भी मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न जारी रहा तो फिर 2024 के चुनाव में महागठबंधन का सियासी समीकरण गड़बड़ा सकता है, क्योंकि 3 से 5,000 वोटों का अंतर हार जीत के लिए काफी होता है। दोस्तों बात करते हैं कि BSSC के पहली पाली के पेपर आउट के बाद यानी कि पेपर लीक के बाद आयोग ने पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी। यह 45 दिनों के भीतर फिर से पेपर करवाने की घोषणा भी कर दी, लेकिन सिस्टम के अंदर गड़बड़ी इतनी है कि पहली पाली तो छोड़ ही दीजिए, दूसरी पाली का भी OMR सीट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने का अभ्यर्थियों ने दावा किया है। जब विभाग डाल तो फिर नकल माफिया पात नजर आ रहे हैं। जब नकलची सिस्टम पर 20 साबित हो रहे हैं, ऐसे में नकल माफिया सिस्टम के खेल में कहीं अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए तो अभ्यर्थियों ने खुद ही कमर कस ली है। अभ्यर्थी अब दूसरे तीसरे पाली की परीक्षा को भी रद्द करवाने के लिए आंदोलन का बिगुल फूंक दिए हैं। बुधवार को यानी कि कल BSSC अभ्यर्थियों ने महाआंदोलन का आगाज किया है। यह अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज गेट से पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च सुबह 11:15 से शुरू हुआ। जब पटना कॉलेज गेट से डाक बंगला चौराहा तक अभ्यर्थियों का पैदल मार्च निकालना था। इस दौरान पुलिस द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। यहाँ पुलिस ने लाठियां मार करके अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। इस दौरान पटना के डाक बंगला चौराहे के आसपास की सड़कें रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। कई अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आई है। अभ्यर्थी BSSC की सभी पालियों की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों 4,365 घर, 8 से 10 मस्जिद, 2 मंदिर, 2 सरकारी इंटर कॉलेज और करीब आधा दर्जन प्राइवेट स्कूल इन्हें खाली करने का आदेश हो चुका है। यह आदेश दिया है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने।
दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे कॉलोनी को हटाने का आदेश हुआ है। इस आदेश के कारण करीब 50,000 लोग बेघर हो जाएंगे। हाईकोर्ट के इस फरमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है, जबकि इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी का बनभुलपुरा इलाके इन दिनों दूसरा शाहीन बाग बन गया है। अपने सिर पर से छत छीन जाने का फरमान के बाद हजारों की संख्या में महिला और फिर पुरुष सड़क पर हैं। इसमें बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है, यानी कि मुसलमानों की है। शाहीन बाग की तरह महिलाएं और बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारे साथी क्यों। इन लोगों का कहना है कि अगर हमें हटाना है तो फिर पहले कहीं बसाया तो जाए, उसके बाद हटाया जाए। लेकिन इस ठंड के मौसम में हमें हटा दिया जा रहा है और हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग मर जाएंगे। हम लोगों के पास कोई और दूसरा चारा नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे सर से छत छीन जाएगा, हमारा घर छीन जाएगा, तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सरकार को जवाब देना पड़ेगा और सरकार को इसके लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर सरकार इंतज़ाम नहीं करती है तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि सरकार के विरुद्ध बोल करके मंत्री पद गंवा चुके आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कार्रवाई की मांग उठनी शुरू हो गई है। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसको लेकर के तेजस्वी यादव से जल्द एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीमार रहने के बावजूद भी ये मामला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के संज्ञान में है, उन्हीं को एक्शन लेना है। दरअसल बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने से ये सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के सुधाकर सिंह जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो इस पर जवाब देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि विरोध करना एक अलग चीज़ है। सैद्धांतिक विरोध हो और तरह का विरोध हो तो फिर किया जा सकता है। राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हर जगह विरोध और फिर समर्थन होता है, लेकिन शब्दों की मर्यादा को कम से कम बना करके रखना चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह जब से मंत्री पद से इस्तीफा देकर के आए हैं तब से वे भाषाई मर्यादा को ताक पर रख दिए हैं। इसके बाद उनके मन में जो भी आता है वह बोलते रहते हैं। इसके साथ ही वे अपनी गलती को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वे इन पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जिनको इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि वे बोलते हैं कि पहले पापा से बात करेंगे तो फिर इसको लेकर के कुछ बोलेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में ठंड के साथ साथ कोहरे का दोहरा सितम जारी है और लोगों का घरों से बाहर निकलना दुभर हो गया है। आलम यह है कि कई क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से सूरज भी दिखाई नहीं दिया है और लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश करने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में पछुआ और फिर उत्तर पछुआ हवा के प्रवाह की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच दूरियां कम हो गई है, जिसकी वजह से कोल्ड डे के हालात उत्पन्न हो गए हैं। वहीं ठंड ने इस सीजन का अब तक का सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पहली बार अधिकतम तापमान 14 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक बिहार में ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है और बिहार का औसत न्यूनतम तापमान 8 से लेकर के 10 डिग्री के बीच बना रहेगा। जब सीमांचल मिथिलांचल की बात करें तो यहाँ भी सर्दी का सितम लगातार जारी है और पारा सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे पहुँच गया है। इधर पटना में ठंड ने पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ अधिकतम तापमान 13.6 डिग्री तक पहुँच गया है। ठंड के साथ साथ राजधानी पटना समेत कई जिलों में कोहरे की मार झेल रही है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रेल यातायात के साथ साथ हवाई सेवा पर भी असर पड़ने लगा है। जब पटना एयरपोर्ट से जाने वाले 29 में से 9 विमान रिशेड्यूल हो गए हैं और देर से उड़ान भरी है। कोहरे की वजह से रात 9 बजे के बाद और फिर सुबह 8 बजे तक विजिबिलिटी 50 मीटर तक देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से इस ठंड में पूरी तरीके से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही कोहरे को लेकर भी अपील करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय यानी कि गाड़ी चलाते समय पूरी तरीके से सावधानी बरतें, क्योंकि विजिबिलिटी अभी 50 से 100 मीटर के बीच बनी रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की 4 श्रेणियां मसलन अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला और फिर युवा उद्यमी योजना में 7877 नए उद्यमी चुने गए हैं। इस योजना में कुल 2,23,000 से अधिक आवेदन आए थे। सभी 7877 लाभार्थियों का चयन मंगलवार कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन लॉटरी सिस्टम से किया गया है। लाभार्थियों के चयन की औपचारिक शुरुआत
प्रदेश के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने की है। इस दौरान उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौड्रिक और विशेष सचिव दिलीप कुमार और तकनीकी विकास निदेशक संजीव कुमार मौजूद रहे। दोस्तों, बात करते हैं कि आए दिन शिकायत मिल रही थी कि टीचर बच्चों को पढ़ाने की जगह मोबाइल में लगे रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। इस तरह की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने सभी प्रिंसिपलों को निर्देश जारी किया है। जब कहा कि जो भी शिक्षक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे, उन्हें सबसे पहले मोबाइल ऑफिस में जमा करना होगा। अब कोई भी शिक्षक मोबाइल लेकर के क्लास में नहीं जा पाएंगे। यदि किसी ने ऐसा किया तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर के विभाग ने गाइडलाइंस भी जारी कर दिया है। ये गाइडलाइन झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षक और फिर शिक्षिकाओं के लिए जारी हुआ है। जी हाँ, ये बिहार के लिए नहीं है, झारखंड के लिए है। अब क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा पाएंगे। क्लास में जाने से पहले उन्हें अपना मोबाइल प्राचार्य के पास जमा करना होगा या फिर मोबाइल अपने लॉकर में रखना होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि आने वाले दिनों में पटना सहित बिहार के अन्य पेट्रोल पंपों पर भी विदेशों की तरह आप खुद पेट्रोल भर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस सिस्टम से ग्राहकों को 0.4% अधिक ईंधन मिलेगा। यानी कि अगर आप अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाएंगे तो अब आप खुद से अपने गाड़ी में पेट्रोल भर सकेंगे। जी हाँ, वहाँ पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहेगी। ये सिस्टम कई देशों में लागू है और वहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है। यानी कि अगर आपको तेल भरवाना है गाड़ी में तो फिर अब आप खुद से पेट्रोल पंप से तेल भरेंगे और फिर उसमें पेमेंट कर लेंगे। जी हाँ, सार्वजनिक तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पटना के 6 पेट्रोल पंप पर यू फिल सिस्टम लागू हो गया है। जब पेमेंट के मैसेज के जरिए बिल भी मिलेगा। क्रिएट वाउचर दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं। जब कंपनी के अधिकारियों की माने तो यू फिल सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया है, जो पूरी तरीके से सफल रहा। पूरे बिहार में 50 पेट्रोल पंपों पर इसे लागू किया गया है। जब कुछ माह ये सिस्टम बिहार के 250 पेट्रोल पंपों पर लागू हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक के पिछड़ा और फिर अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत बिहार सरकार अब अपने कोटे से शिक्षा विभाग के माध्यम से कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को 600 रुपये, 5 से 8 तक के बच्चों को 1200 रुपये और 9वीं 10वीं के छात्रों को 1800 रुपये छात्रवृत्ति सालाना देगी। पहले इस योजना में केंद्र और बिहार सरकार का 50-50% तक हिस्सा होता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मोहर लगी। शिक्षा विभाग के एक महत्वपूर्ण एजेंडों पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी है। इसके अलावा भी कैबिनेट ने कई दूसरे एजेंडों पर अपनी मोहर लगाई है। और दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों, शिक्षकों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खौफ इतना कि इन सभी पर निगाह रखने के आदेश दिए गए हैं। यह सरकार को लग रहा है कि ये लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में खलल डाल सकते हैं, लिहाजा निपटने की पूरी प्लानिंग तैयार की गई है। कल शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से वाल्मीकि नगर पहुंचे। वहां जाकर के वह इको टूरिज्म का निरीक्षण किया। पश्चिमी चंपारण जिला से नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा शुरू करने वाले हैं। लिहाजा सबकी निगाहें इसी जिले पर है। पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन को ये भय है कि सीएम नीतीश कुमार की यात्रा में हंगामा हो सकता है। एसपी-डीएम के संयुक्त आदेश में कहा गया है कि विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षक, कृषक, विद्यार्थी, बेरोजगारी एवं अन्य संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इस आलोक में सूचना संकल्प करके कार्यवाही सुनिश्चित करें। ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री के बगहा बेतिया निरीक्षण स्थल पर सादे लिबास में जवानों की प्रतिनियुक्ति करना है। यह सभी को यह निर्देश दिया गया है कि भीड़ में असामान्य गतिविधि वाले पुरुष और महिलाओं पर विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के 2,64,420 शिक्षकों को वेतन और फिर करीब 15,000 से अधिक विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए 14 अरब से अधिक राशि जारी कर दी है। ये राशि तत्काल भाव से खर्च करने की अनुमति भी दे दी गई है। जब पंचायती राज संस्थानों के 70,000 से अधिक प्राथमिक और फिर मध्य स्कूलों के शिक्षकों और फिर जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापकों के पद पर कार्यरत 2,64,620 शिक्षकों का दिसंबर का वेतन दिया जाना है। इन शिक्षकों के लिए 12 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए
केंद्र से कम राशि मिली है, लिहाजा राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में 1,39,00,000 रुपये स्वीकृत की गई है। इसी में से 12 अरब से अधिक की राशि वेतन भुगतान के लिए जारी की गई है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के विधायक और फिर पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। जब कैमूर में एक सभा को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जैसा बेशर्म भीख मंगा कोई नहीं होगा, नहीं देखा है हमने। एक और तो वे कटोरा लेकर के केंद्र सरकार के सामने भीख मांगने जा रहे हैं कि बिहार के पास पैसा नहीं है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा दो। वहीं दूसरी ओर अपने ऐश के लिए सरकारी खजाने से 350 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीद रहे हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार शर्मा घोल करके पी गए हैं। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर ये तीखा हमला तब बोला है जब पटना में तेजस्वी यादव ने उन्हें बीजेपी एजेंट करार दिया है। जी हां, आज ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाला बीजेपी का एजेंट है और भाजपा के एजेंट पर काम कर रहा है। तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान किया था, लेकिन सुधाकर खामोश नहीं बैठे। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर के बड़ी जानकारी दी है। अगर आप भी भारी भरकम टोल टैक्स से परेशान हैं तो आपको बता दूं कि देश में कई लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको लेकर के सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। जब सरकार ने बताया है कि नए नियमों के तहत टोल टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा, इसको लेकर की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दूं कि टोल टैक्स को NHAI की तरफ से वसूला जाता है। अगर आप हाईवे पर 4 पहिया गाड़ी से सफ़र करते हैं तो फिर आपको ये टैक्स देना होता है। जहाँ वही अगर आप 2 पहिया गाड़ी से सफ़र करते हैं तो फिर आपके टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाती है। 2 पहिया वाहन खरीदते समय ही ग्राहकों से रोड टैक्स लिया जाता है। फिलहाल टोल टैक्स की राशि गाड़ी की लंबाई पर निर्भर करती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि पिछले 6 साल से बिहार में संपूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब माफिया आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन वे खुलेआम शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। महिला ब्रिगेड की सदस्यों का यही हाल है। महिलाओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 26 जनवरी तक शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो फिर महिला ब्रिगेड आंदोलन करेगी। यह शराब माफिया पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर के पटना सिटी में महिला ब्रिगेड की सदस्य सड़क पर उतरी है। जहां महिलाओं ने नीतीश कुमार की शराबबंदी को असफल बताया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून 6 साल से बिहार में लागू है, लेकिन आज भी पुलिस के नाक के नीचे शराब माफिया धड़ल्ले से शराब बेच रही है। शराब माफिया खुलेआम होम डिलीवरी कर रहे हैं। गलत और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें भी हो रही है। शराब तस्करों को रोक पाने में पुलिस असफल साबित हो रही है। महिला ब्रिगेड की सदस्यों ने ऐलान किया है कि यदि 26 जनवरी तक ऐसे शराब माफिया पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो फिर उसके बाद महिलाएं बड़ा आंदोलन करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। जब कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं सुशील कुमार मोदी की बहुत इज्जत करता हूं, अगर वे साथ रहते तो फिर ये नौबत ही नहीं आती। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पटना आगमन से संबंधित पत्रकारों के प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हर पार्टी को घूमने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की ओर से यहाँ आए हैं, जहाँ उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। नए साल में विपक्ष को एकजुट करने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों के साथ हमारी बातचीत हो रही है। विपक्ष के सभी दलों को एकजुट करने का प्रयास होगा। जब कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये उनकी पार्टी का कार्यक्रम है। हर पार्टी को यात्रा करने का अधिकार है। जब वो अपनी पार्टी का कार्यक्रम कर लेंगे तब हम उन लोगों के साथ बैठ करके कैसे तालमेल होगा ये सब तय करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराब रोकने के नाम पर सरकारी खजाने से अंधाधुंध खर्च का सिलसिला तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में शराब की सप्लाई रोकने का खास निर्देश दिया है। लिहाजा राज्य सरकार ने एक बार फिर से करोड़ों रुपए खर्च करके पटना जिले में करीब 4 नए मद निषेध कार्यालय खोलने का फैसला किया है। इन दफ्तरों में खास टीम तैनात की जाएगी जो शराब के निर्माण से लेकर के सप्लाई तक को रोकेगी। जब नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी की नीति की सफल कार्यान्वयन के लिए पटना जिले को 4 भागों में बांटा गया है। पटना जिले को बार, मसौढ़ी, पालीगंज और दानापुर क्षेत्र में बांट करके उन्हें मद्य निषेध एवं उत्पाद क्षेत्र बनाया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक इन चारों क्षेत्र में शराबबंदी लागू करने के लिए कार्यालय खोले जाएंगे और फिर 136 लोगों की टीम तैनात की जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बिहार डायरी 2023 एवं कैलेंडर 2023 का लोकार्पण करके राज्य की जनता को समर्पित किया है। इस बार बिहार डायरी 2023 मधुबनी पेंटिंग की कारीगरी से आकर्षक क्लेवर में है। इसमें जल जीवन हरियाली के तथ्यों को भी प्रचारित किया गया है। कैलेंडर में राज्य के खूबसूरत दृश्यों को उकेरा गया है। यह सीमित संसाधनों के बूते सभी क्षेत्रों में विकास की अद्भुत मिसाल को दर्शाया गया है। कोविड काल की विषम परिस्थितियों में भी आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तय सीमा में कार्यों को पूरा करना अद्वितीय संकल्प शक्ति का परिचायक है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बिहार डायरी 2023 एवं कैलेंडर 2023 का लोकार्पण करके बिहार की जनता को समर्पित किया है। इस बार बिहार डायरी 2023 मधुबनी पेंटिंग की कारीगरी से आकर्षित क्लेवर में है। इसमें जल जीवन हरियाली के तथ्यों को भी प्रचारित किया गया है। कैलेंडर में बिहार के खूबसूरत दृश्यों को उकेरा गया है। सीमित संसाधनों के बूते सभी राज्य क्षेत्रों में विकसित की अद्भुत मिसाल को दर्शाया गया है। तृतीय संकल्प शक्ति की परिचायक है। जेपी गंगा पथ मोक्षदायिनी फल्गु में तर्पण के लिए सालों भर जल की उपलब्धता के लिए बनाया गया गयाजी रबर डैम, राजगीर वन्य प्राणी सफारी, जीविका स्वास्थ्य सेवाओं में हुए विकास, नई नियुक्तियों एवं रोजगार के अवसर, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के रूप में कार्यरत डायल 112 सेवा, 7 निश्चय पार्ट 2 के सभी 7 आयाम, स्टार्टअप नीति एवं औद्योगिक विकास, सिग्नेचर बिल्डिंग, एलिवेटेड सड़कें एवं फ्लाईओवर को कैलेंडर के प्रत्येक पन्नों पर दर्शाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में छूटे बसावटों को संपर्कता देने के लिए 1467 किलोमीटर ग्रामीण कार्य पथों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। राज्य स्कीम के तहत जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने की और फिर प्रमाणीकरण के लिए 2022-23 से 2024-25 तक के 3 वर्षों के लिए 104 करोड़ 36 लाख की स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत गंगा के किनारे जैविक कॉरिडोर विकसित किया गया है। इसमें खेती करवाने वाले किसानों को पहले साल 11,500 रुपये प्रति एकड़, दूसरे साल 6,500 रुपये प्रति एकड़ और तीसरे साल 65,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अग्रिम अनुदान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना और फिर पर्यावरण और जल को प्रदूषित से बचाना है। दोस्तों बात करते हैं कि विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आम जनता के बीच जाकर के सभा करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि आम जनता से नीतीश कुमार को डर लगता है। मुख्यमंत्री जन आक्रोश को देखते हुए केवल जीविका दीदियों के बीच जाने को जनता के बीच जाना मानते हैं। नीतीश कुमार को आम लोगों की नहीं, केवल खास लोगों की चिंता है। उन्होंने नीतीश कुमार को जहरीली शराब से मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर के घेरा है, जब बिहार में गुंडाराज को लेकर के राज्य सरकार पर कटाक्ष किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि शांति की धरती कही जाने वाली वैशाली में आज अशांति है। पूरे बिहार में अशांति है। 1 महीने में 231 हत्याएं हुई है। कितने माँ बाप और बहनों के घर उजड़ गए हैं। सोचे उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा है कि क्या हो गया है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी, आंखें खोलिए, नहीं तो वैशाली की जनता आपका नाश कर देगी, आपकी लंका को जला करके राख कर देगी। जनता से पूछा कि नीतीश किस बात की यात्रा करने जा रहे हैं। लोग मर गए हैं, बेतासा बढ़ रहे हैं। अपराध के लिए नीतीश कुमार को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि कल बुधवार को पूरे बिहार में दिन का तापमान सामान्य से कम रहा। बिहार में दिन के सामान्य तापमान से पारा 6 डिग्री नीचे आ चुका है। पूरे बिहार में कोल्ड डे की स्थिति रही। 1-2 जगहों मसलन किशनगंज और सारण को छोड़ दें तो फिर पूरे बिहार में दिन का औसत तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। लोगों ने दिन में कपकपी महसूस की। कनकनी का आलम यह था कि शहर में कई जगहों पर अलाव जलते दिखे। हरनौत और फिर पूसा में दिन का सबसे कम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूसा में दिन का तापमान पिछले 20 सालों में सबसे कम दर्ज हुआ। यहाँ पारा सामान्य से 7 से 8 डिग्री कम रहा। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, यानी कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, बिहार को अभी घने कोहरे से मुक्ति मिलने के आसार नहीं है। IMD के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार के मुताबिक चूंकि सतह पर पछुआ और फिर उत्तर पछुआ की गति बेहद कम है और वातावरण में नमी की मात्रा 90% से अधिक है, इसलिए कोहरे की लेयर आसमान में काफी ऊंचाई तक बन चुकी है। कोहरे की इस लेयर के ब्रेक होने के आसार फिलहाल 2 से 3 दिन तक नहीं है। वहीं 7 जनवरी से
ठंड के और ज़्यादा बढ़ जाने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और फिर जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन सरकार में आपसी विरोध खुलकर के सामने आ गया है। हालांकि ये विरोध केवल एक नेता की वजह से पनप रहा है। खास बात यह है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के इस नेता ने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग की है, जबकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये नेता भाजपा का मोहरा है। जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि गठबंधन का कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो फिर इसका मतलब यह है कि वह सीधे बीजेपी की नीतियों का समर्थन कर रहा है। दिल्ली में आरजेडी के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था कि गठबंधन पर कोई लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को छोड़कर के कोई भी नहीं बोल सकता है। इसके बावजूद भी सुधाकर सिंह ने ऐसा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको गंभीरता से देख रहे हैं। बीजेपी डरी हुई है और ये बीजेपी के बड़े मोहरे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने लोगों को नए साल की बधाई देते हुए कहा कि नया साल 2023 बिहार में शिक्षा और फिर शिक्षकों के लिए बेहतरी लेकर के आने वाला है, जहां इस साल बिहार के लाखों बेरोजगार युवाओं को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। अपने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा है कि नव वर्ष 2023 शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति एवं लाखों बेरोजगारों की नियुक्ति का वर्ष हो। इस वर्ष ये मेरी आराधना है। आए हम सब मिलकर के राज्य एवं देश की तरक्की के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का संकल्प लें। आपको बता दें कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार उग्र आंदोलन भी हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कई बार अभ्यर्थियों से थोड़ा धैर्य रखने की अपील की है। वहीं शिक्षा मंत्री ने उनके विभाग द्वारा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आश्वासन दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रशांत किशोर इन दिनों अपनी जन सुराज पद यात्रा को लेकर के निकले हुए हैं। इस बीच पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में उन्होंने मीडिया से बात की है। यहाँ उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज जदयू आरजेडी के नेता जो बिहार के गरीब लोगों को लूट करके अपना काम चला रहे हैं, अपना बर्थडे चार्टर प्लेन में मना रहे हैं, उनसे मीडिया कभी क्यों नहीं पूछती ही कि आखिर वे इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं। खैर, मैंने तो इन पार्टियों के लिए काम भी किया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा मुंह खुल गया तो फिर किसी का धोती पाजामा नहीं बचेगा। इसके बाद उन्होंने गलत कमाई को लेकर के उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर किसी में दम है तो फिर हमको पकड़ करके दिखा दे। हमारे हर काम के लिए चेक से पैसा दिया जाता है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने पूछा था कि क्या कभी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से सवाल किया गया है कि बिहार में वो किन लोगों से पैसा लेकर के अपनी इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं। तेजस्वी यादव बताएं कि वे अपना बर्थडे चार्टर प्लेन में मनाते हैं, उसको पैसा कहां से आता है। इस दौरान उनसे पूछा गया है कि जन सुराज पद यात्रा के लिए उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि पैसा वहां से आ रहा है जहां मैंने सरकार बनाने में अपना कंधा लगाया है। आज देश में 6 राज्यों में ऐसी सरकार है जहां मैंने चुनाव में उनकी जीत के लिए मदद की थी, जहां उनसे आज मदद ले रहे हैं। जब मैं हर गली गली बोल रहा हूं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर सही हैं तो फिर उसकी मदद मैं करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। अगर मैं अमीर और गलत लोगों के से पैसा लूंगा तो फिर उन गरीबों को कहां से लड़ाऊंगा। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के आईएएस अफसरों को दिल्ली से दूर रहने की सीख दी है। उन्होंने कहा कि प्रशंसा के चक्कर में मत पड़िए। दिल्ली वाला प्रशंसा की चर्चा भी कीजिएगा तो फिर लगेगा कि वहीं लोग काम कर रहा है। दिल्ली जाने के चक्कर में मत रहिए, हमारी इच्छा का ख्याल रख करके काम कीजिए, जनता आपकी प्रशंसा करे, इस पर भी ध्यान दीजिए। पटना के ज्ञान भवन में जल जीवन हरियाली पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना के क्रेडिट को लेकर के कई बार बातें की है और अंत में अफसरों को भी इसी बहाने सीख दी है। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2 मंत्री और फिर राज्य के मुख्य सचिव से लेकर के तमाम सीनियर आईएएस अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में बुके की जगह अतिथियों को पौधे दिए गए, जबकि दीप प्रज्वलन की जगह पौधों के गमले में पानी दिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कड़ाके की ठंड में मस्तिष्क और हृदयघात यानी कि ब्रेन हेमरेज और दिल का दौरा पड़ने पर लोगों पर काल बनकर के टूट रहा है। जहाँ थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, जहाँ इसमें एक प्रमुख वजह कोरोना भी है। डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ था उन्हें विशेष करके ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा बीपी वाले मरीजों को भी हर हाल में ठंड से बचना चाहिए। जब बिहार के अस्पतालों में ब्रेन हेमरेज के मामले 30 से 40% तक बढ़े हैं, जब पिछले 2 माह में करीब 60 लोगों की मौत ब्रेन हेमरेज से हो गई है। वहीं सर्द हवाओं के कारण हृदय रोगों की समस्या परेशानी
भर गई है। यह कैमूर में हृदयघात से 2 माह में 28 लोगों की जान गई है। वहीं सोमवार को नालंदा के जिला जदयू जिलाध्यक्ष सियासराम ठाकुर का हार्ट अटैक से निधन हुआ है, ठंड की वजह से। पटना के अस्पतालों में एक सप्ताह में 40% तक ब्रेन हेमरेज के मरीज बढ़े हैं। एक सप्ताह पहले पीएमसीएच में रोज औसत 5 से 6 मरीज इससे पीड़ित होकर के पहुंचते थे। वहीं पिछले 3 दिनों से हर दिन 7 से 8 मरीज गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं। न्यूरो मेडिसिन और सर्जरी विभाग के वार्डों में लगभग 20 से 25 मरीज भर्ती हैं। एक सप्ताह में ब्रेन हेमरेज से पीड़ित 19 मरीजों की जान गई है पीएमसीएच में। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके कारण लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ठंड के मौसम में अगर आपका दिल या मन उदास हो, काम में मन ना लग रहा हो, दिल बैठा जा रहा हो, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। जैसे जैसे पारा लुढ़क रहा है वैसे वैसे इस बीमारी के मरीज जिले में बढ़ रहे हैं। इस बीमारी की चपेट में सबसे ज़्यादा महिलाएं आ रही है। सदर अस्पताल के मानसिक रोग विभाग की ओपीडी में बड़े अवसाद के मरीज, डिप्रेशन की सबसे अधिक मरीज में महिलाएं सबसे अधिक है। जहाँ प्रतिदिन 10 से 12 महिलाएं ओपीडी में इलाज कराने पहुंच रही है, जबकि सामान्य दिनों में इसकी संख्या 2 से 5 होती है। मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AK झा की माने तो फिर लुढ़कते पारे से न्यूरोट्रांसमीटर की सक्रियता कम हो जा रही है। जहाँ इससे सर्दी के मौसम में तेज़ी से गिर रहा पारा महिलाओं के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जहाँ लुढ़कते पारे के कारण 40 साल से अधिक आयु की महिलाएं तेज़ी से डिप्रेशन के शिकार हो रही है। और डॉक्टर झा बताते हैं कि जाड़े के मौसम में सूर्य की रोशनी कम मिलती है। इससे न्यूरोट्रांसमीटर की सक्रियता कम होने लगती है। मस्तिष्क में विचार देर से आते हैं। सोचने समझने, फौरन फैसला करने की क्षमता कम हो जाती है। इसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे को रोकने के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यह नीतीश कुमार ने सोमवार शाम अपने एक अन्य मार्ग में स्थित आवास पर मुस्लिम समाज के विभिन्न वर्गों के बुद्धिजीवियों के साथ बंद कमरे में बैठक की। बैठक में नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के सक्रिय होने और फिर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की आशंका जताई गई है। नीतीश कुमार ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ हाई अलर्ट पर रहने की अपील की है। सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से सावधान रहने की भी चेतावनी दी है, जो उनके मुताबिक बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने मुस्लिम वोटों के विभाजन के लिए सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के लिए अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।